छोटा मेरा खेत, खेत से मतलब है कि ऐसा एक चौकोन जगह है ना, एक चौकोन जगह जिस पर बीज को बोए जाते हैं और फसलें होती हैं। तो कवि के लिए एक छोटा खेत यानी कागज का एक पन्ना होता है ना, जो कैसा होता है, चौकोन, छोटा खेत। तो देखिए, छोटा मेरा खेत, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष। अब देखो मीनिंग देख लेते हैं। पन्ना, पन्ना यानी पेज, अंधड़, अंधड़ यानी धूल भरी हवा, पल्लव पुष्पों यानी पल्लव यानी पत्तों, पुष्प यानी फूल। संदर्भ क्या हुआ इसका? संदर्भ होगा कि प्रस्तुत पंक्तियां छोटा मेरे खेत से ली गई हैं और इसके कवि उमाशंकर जोशी जी हैं। प्रसंग में कि प्रस्तुत काव्यांश में कवि ने खेती के रूपक में कवि कर्म को बांधकर प्रस्तुत किया है कि जिस प्रकार खेत में कर्म किया जाता है, बीजों को बोया जाता है, उसमें रसायन डाले जाते हैं और उसके बाद में फसल बनती है, तो इसी प्रकार कवि के लिए उसका खेत है एक छोटा कागज का पन्ना, जो कैसा होता है, चौकोन। तो अब हम पंक्तियों के अनुसार इसका अर्थ देखते हैं कि कवि कहते हैं कि छोटा मेरा खेत चौकोना, मेरे लिए चौकोन खेत एक कागज का पन्ना है। छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना। कवि कहते हैं कि मेरे लिए एक चौकोना खेत कागज का पन्ना है। कोई अंधड़ कहीं से आया, अंधड़ यानी धूल भरी हवा या आंधी, कोई आंधी कहीं से आई और क्षण का बीज वहां बोया गया, और एक क्षण के लिए बीज वहां बोया गया। जैसे हम एक देखते हैं कि अंधड़, अंधड़ का आना मतलब धूल भरी हवा का आना मतलब मन में भावों की अभिव्यक्ति होना, है ना, भावों की आंधी आना। और जो आंधी आई उससे क्या हुआ, एक क्षण के लिए वह बीज बो करके चली गई, अर्थात कवि के मन में शब्द आए, भाव उत्पन्न हुए और उसने शब्दों के द्वारा उस पन्ने पर पंक्तियां लिखी, शब्दों को लिख दिया, है ना। जिस प्रकार से किसान जो है वो खेत में बीजों को बोता है, उसमें रसायन डालता है, खाद डालता है और उसके बाद में बीज क्या होते हैं, अंकुरित होते हैं। तो इसी प्रकार कवि के मन में भी भाव उत्पन्न होते हैं और उस भावों के द्वारा वह जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे शब्दों के द्वारा वह उस पन्ने पर कविता को लिखता है। तो वही कहा गया कि मेरे लिए एक छोटा खेत जो है वो कागज का पन्ना है, जिसमें भावों की आंधी आती है और शब्द क्षण भर में शब्द रूपी बीज को वह बो देता है। कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, निशेष मतलब विगलित होना, है ना। तो जब शब्द फूटते हैं, शब्द जब मन में आते हैं तो वह उस शब्दों के द्वारा कविता को कागज के पन्ने पर लिखता है और अपने कल्पना रूपी रसायनों को वह डालता है, जिससे बीज क्या होते हैं, वह गल जाते हैं और शब्द रूपी अंकुर फूटते हैं और उसके बाद वह शब्दों के अंकुर निकलते हैं और इस प्रकार एक कृषि एक पूर्ण स्वरूप ग्रहण कर लेती है ना। और उसके बाद पुष्प लगते हैं और फल आते हैं। पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष, यानी वह कविता पूर्ण होती। जिस प्रकार बीज को लगाने पर वह बीज अंकुरित होता है, रसायन के द्वारा बीज अंकुरित होता है, फसल पूरी तरह से तैयार होती है। इसी प्रकार जब कवि के मन में भावों की आंधी आती है तो वह उस अभिव्यक्ति के द्वारा, भावों की अभिव्यक्ति के द्वारा अपने शब्दों को उस पन्ने पर उतारता है और फिर
वह कविता शब्दों के द्वारा वह कविता पूर्ण होती है। तो ये हुआ हमारा पंक्ति, छोटा मेरा खेत चौकोना, कागज का एक पन्ना, कोई अंधड़ कहीं से आया, क्षण का बीज वहाँ बोया गया, कल्पना के रसायनों को पी, बीज गल गया निशेष, शब्द के अंकुर फूटे, पल्लव पुष्पों से नमित हुआ विशेष का अर्थ। अब हम अगली पंक्तियां देखते हैं कि झूमने लगे फल, रस अलौकिक, अमृत धाराएं फूटती, रोपाई क्षण की, कटाई अनंतता की, लुटते रहने से जरा भी नहीं कम होती, रस का अक्षय पात्र सदा का, छोटा मेरा खेत चौकोना। अब क्या हुआ, जब शब्दों की अभिव्यक्ति हुई, कविता लिख दी गई, तो शब्दों से जब वह कविता पूर्ण हुई तो अब क्या लगने लगे, उसमें फल लगने लगे, है ना। जब फसल को बोया जाता है, जब बीज को धरती पर जब किसानों के द्वारा खेत में लगाया जाता है और जब अंकुरित होती है, वह फसल बड़ी होती है, तो उसमें फल लगने लगते हैं, है ना। और फिर एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है, रस मतलब आनंद, एक अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है और उससे अमृत धाराएं फूटती हैं। तो कवि का कहना यह है कि साहित्य रचना की अभिव्यक्ति होने से पन्ने रूपी खेत पर रचना रूपी फल झूमने लगते हैं, पन्ने रूपी खेत पर रचना रूपी फल झूमने लगते हैं, जिनका रस अलौकिक होता है, अर्थात उससे आनंद की प्राप्ति होती है। उस रस को, उस रचना को पढ़ करके एक आनंद की अनुभूति होती है, अर्थात रचना को पढ़कर पाठकों पर अमिट प्रभाव पड़ता है। अमिट यानी कभी ना मिटने वाला, कभी ना मिटने वाला प्रभाव पड़ता है और वह जो संदेश होते हैं वह मनुष्य को सही मार्ग दिखाते हैं। क्षण भर की रोपाई में, रोपाई क्षण भर की रोपाई से अमृत धारा फूटती है। मतलब ये जो रोपाई है, ये जो शब्दों का लिखना, उसमें समय कितना लगता है, मात्र क्षण भर का, है ना। क्षण भर की रोपाई से अमृत धाराएं फूटती हैं। कटाई अनंतता की, फसलों की कटाई एक समय तक होती है, फसल हुई और उसकी कटाई कर दी जाती है, लेकिन ये जो कविता होती है उसकी कटाई अनंत होती है ना। तो यह क्षण भर की रोपाई से अमृत धाराएं फूटती हैं और साहित्यकार कुछ ही समय में शब्दों द्वारा अपने भावों को अभिव्यक्त करता है। जब उसके मन में भाव उत्पन्न होते हैं और वह अपने शब्दों के द्वारा उस भावों को अभिव्यक्त करता है, किस रूप में, रचना के रूप में। और यह कैसा होता है, विशाल होता है ना। लुटते रहने से जरा भी नहीं होती कम। यह रचना, यह ज्ञान हम जितना लोगों को बांटेंगे वह उतना ही बढ़ता चला जाता है, यह कभी कम नहीं होता। इसको जितना ज़्यादा हम लोगों को देंगे उतने ही ज़्यादा वह बढ़ता चला जाएगा। तो यह क्या होता है, रस का अक्षय पात्र सदा का, अक्षय यानी कभी ना समाप्त होने वाला, पात्र यानी बर्तन, यह एक ऐसी चीज है, पात्र बर्तन या कोई वस्तु। तो यह कविता एक ऐसी है कि जिससे आनंद की प्राप्ति होती है और यह आनंद जो है वो कभी ना समाप्त होने वाला होता है। तो ऐसा मेरा छोटा खेत है ना, एक कागज का पन्ना है जो कैसा है, अक्षय है, जो कभी समाप्त नहीं होता। यह साहित्य हमेशा अमर है, इसकी महत्वता कभी समाप्त नहीं होती। तो सदा पेज पर ही शब्दों द्वारा भावों की अभिव्यक्ति की जाती है। जो क्या है, जो पन्ना है, जो चौकोन पन्ना है, वह कवि के लिए एक खेत के समान है, कालजयी है। कवि साहित्य को कालजयी कहते हैं, जो समय पर विजय प्राप्त करता है। तो ये हुआ हमारा छोटा मेरा खेत का अर्थ। अब हम इसी में देखते हैं बगुलों के पंख। बगुले जो आकाश में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। तो कवि जब आकाश में बगुलों को उड़ते हुए देखता है
तो उसकी आंखें वहाँ से हटती नहीं है, वह उसकी सुंदरता को एकटक देखता रहता है, उसकी आंखें वहीं रुक जाती है। और उसी पर उन्होंने ये कविताएं लिख दी कि क्या है, देखिए, नभ में पाती बंधे बगुलों के पंख, पाती यानी पंक्ति में, नभ यानी आकाश, तो आकाश में एक पंक्ति में बगुले अपने पंखों के द्वारा उड़ रहे हैं, अपने पंखों को फैलाकर उड़ रहे हैं। चुराए लिए जाती वे मेरी आंखें, वो कहती हैं कि उसकी सुंदरता को देखकर मेरी आंखें वहां से हट नहीं रही है, ऐसा लगता है जैसे वह पंक्तियां, उसकी वो सुंदरता, बगलों की एक पंक्ति में उड़ते हुए देखने की सुंदरता मेरी आंखों को चुराकर ले जा रही है। कजरारे बादलों की छाई नभ छाया, नभ यानी आकाश, कजरारे यानी काले 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 बादलों पर यह नभ आसमान में यह छाया दिखाई देती है। तैरती सांझ की सतेज श्वेत काया, काया यानी शरीर, श्वेत यानी सफेद, तो यह सांझ यानी शाम के समय, शाम के समय यह श्वेत काया आसमान में तैरती हुई दिखाई देती है। हौले हौले जाती मुझे बांध निज माया में, निज यानी स्वयं की माया में, वह धीरे धीरे मुझे अपने स्वयं की माया में बांधे लिए जाती है। कवि कहते हैं उसे कोई तनिक रोक रखो, तनिक यानी थोड़ा, है ना। कवि कहते हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे कोई उसे थोड़ी देर के लिए रोक लो, क्योंकि वह तो चुराए लिए जाती मेरी आंखें, क्योंकि वह तो मेरी आंखें चुराकर ले जा रही है। तो कवि बगुलों के पंखों को देख करके और उसकी सुंदरता को देखकर मोहित हो जाता है। नभ में, जैसे ये देखिए, एक पंक्ति में उड़ते हैं, है ना, बगुले कभी भी एक पंक्ति में ही आसमान में उड़ते हैं। नभ में पाती बंधी बगुलों की पाखें, नभ यानी आकाश, आकाश में पंक्तिबद्ध बगुलों का काले काले बादलों में उड़ते रहना दिखाई देता है, जो बार बार कवि उस कांति युक्त सुंदरता से अपनी आंखों को हटा नहीं पा रहा